Hello, in this video we are going to discuss about mammary glands in the case of female and the hormonal control of the complete reproductive system in females. So now सबसे पहले हम लोग बात करें मेमरी ग्लैंड्स की. सो ध्यान रखिएगा, द फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल्स ऑफ मैमल्स. मैमल्स की जो फीमेल होती हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये जो मेमरी ग्लैंड है इनका फंक्शनल होना. बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन ओनली इनको मैमल्स बोला जाता है. हमें मैमल्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो मैमल्स की फीमेल होती हैं दे आर हैविंग अ फंक्शनल मेमरी ग्लैंड विच यूजुअली सीक्रेट्स द मिल्क एंड विच इज़ यूज टू फीड द न्यू बॉर्न और वी कैन से ऑफस्प्रिंग, है ना. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. मेमरी ग्लैंड जो है इट सीक्रेट मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी. सबसे पहले प्यूबर्टी के टाइम पे ये एक एडल्ट जो फीमेल होती है उसके अंदर ये थोड़े से इनलार्ज स्ट्रक्चर होते हैं. इससे पहले दे आर जस्ट इनमें कोई इनलार्जमेंट नहीं होता, नो फैटी टिश्यू डिपोजिशन. बट ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी वाली एज आती है दे आर यूज टू इनलार्ज. ये इनलार्ज होने लगते हैं, इनमें फैट टिश्यू का डिपोजिशन होने लग जाता है और जो ग्लैंड्स होती हैं इनके अंदर जो मेनली सिक्रीट करेंगी मिल्क को, उन ग्लैंड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो ड्यूरिंग इन द प्यूबर्टी ओनली. और मिल्क सीक्रेशन जो होता है वो भी प्यूबर्टी के अंदर नहीं होता, वो एंड ऑफ प्रेगनेंसी. आफ्टर द फर्टिलाइजेशन अगर कोई वीमेन प्रेग्नेंट है तो एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी शी इज ओनली गोइंग टू रिलीज और सीक्रेट दिस मिल्क. Okay, and this milk is highly nutritive substance for the newborn baby. We'll going to discuss this thing in the next chapter. There we'll going to discuss about the reproductive health. उस चैप्टर के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ अगर बात करें तो ये पेयर में होती हैं, दो होती हैं इन एवरी फीमेल. एंड ये जो होती हैं वो ट्यूब्यूलर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है. कोई भी टिश्यू जो ग्लैंड होता है तो उसके अंदर, मैंने बोला था ग्लैंडुलर टिश्यू हम उसको बोलते हैं, उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो ग्लैंडुलर होती हैं. और कोई भी ग्लैंडुलर अगर सेल्स हैं या कोई भी स्ट्रक्चर अगर ग्लैंडुलर टिश्यू से कंपोज्ड है तो वो कुछ ना कुछ सीक्रेशन करेगा. द सीक्रेशन मतलब दैट ग्लैंड शुड सीक्रेट समथिंग, वो कुछ ना कुछ सीक्रेट ज़रूर करेगा. तो इस केस में किस चीज़ का सीक्रेशन हो रहा है? इस केस में हमारे पास सीक्रेशन हो रहा है मिल्क का. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, तो पहला तो इसके अंदर क्या है, पूरे मेमरी ग्लैंड के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो रिलीज करता है मिल्क का सीक्रेशन. एंड दूसरा टिश्यू होता है फैटी टिश्यू विच जनरली सपोर्ट दिस ग्लैंडुलर टिश्यू. एक पूरा फैटी स्ट्रक्चर होता है जो इसका पर्टिकुलर एनलार्जमेंट के लिए, मेमरी ग्लैंड के एनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. वो सपोर्ट करता है एक्चुअल में इस ग्लैंडुलर टिश्यू को. कहीं पे भी फैटी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, इट इज़ यूज मतलब इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट सम स्ट्रक्चर. वो सपोर्ट पर्पस के लिए ही होता है. जो मोटे लोग होते हैं उनको लगती कम है, कहीं पे भी चांसेस कम होते हैं कहीं पे भी इंजरी के. सो दैट्स वाई ये जो फैटी स्ट्रक्चर होता है ये मेमरी ग्लैंड को प्रिवेंट करता है टू बी फ्रॉम इंजर्ड, है ना. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, होता क्या है अगर हम लोग एक नॉर्मल डायग्राम देखें, एक रफ डायग्राम हम लोग बना रहे हैं. दिस इज द वॉल ऑफ द बॉडी. एंड ये है मेमरी ग्लैंड्स. ठीक है, दीज आर मेमरी ग्लैंड्स. अब मेमरी ग्लैंड में होता क्या है, दिस इज द बॉडी वॉल. ये बॉडी वॉल है, ध्यान रखना. यहाँ पे नर्व्स वगैरह फ्लो कर रही हैं, ब्लड वेसल्स फ्लो कर रही हैं. यहाँ पे आपकी खूब सारी एट द एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोल रहे हैं एल्वेलाई. क्या बोल रहे हैं? एल्वेलाई. ये क्या होती है? खूब सारी एल्वेलाई होती हैं. डिफरेंट जगह पे हैं. ठीक है, खूब सारी एल्वेलाई हैं इन द कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर. तो ये हम कम शो कर रहे हैं इसमें, जितना स्ट्रक्चर में हमको शो होगा. तो इसमें खूब सारी क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वेलाई. और इन एल्वेलाई ये ट्यूबुलर जैसे कि लंग्स के अंदर आपने पढ़ा होगा 10th के अंदर हमारे लंग्स के अंदर एल्वेलाई स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेम वैसे स्ट्रक्चर्स ये होते हैं. एंड द सेल्स ऑफ दीज एल्वेलाई ओनली गोइंग टू सीक्रेट द मिल्क बिकॉज दीज एल्वेलर सेल्स आर ग्लैंडुलर इन origin.
ओके, सो एल्विलाई जो है वो उसके अंदर क्या होती है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं, और ये जो एल्विलाई हैं दे आर दे लीड्स टू 5 to 20 मेमोरी लोब्स, है ना। क्या होती है, खूब सारी मेमोरी लोब्स होती हैं। मतलब इस पूरे ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करें तो इसके अंदर क्या है, पूरे ये लोब्स हैं, जिन लोब्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्विलाई। क्या है ये, एल्विलाई है, और एल्विलाई के अंदर क्या है, खूब सारी क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। इनको मेमोरी लोब्स भी बोलते हैं। और ईच मेमोरी लोब, हर एक मेमोरी लोब ये या फिर जो एल्विलाई है, इट इज गोइंग टू ओपन इन मेमोरी टिब्यूल्स। ये किसके अंदर ओपन होती है, मेमोरी टिब्यूल्स के अंदर। सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब है जिनके अंदर ये आगे खुल रही हैं सारी एल्विलाई, इनको हम बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल्स। ओके, तो इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेमोरी टिब्यूल्स बोल रहे हैं। और ये जो मेमोरी टिब्यूल्स हैं, ईच मेमोरी टिब्यूल्स इज गोइंग टू फॉर्म अ जॉइंटेड डक्ट। ये जो डक्ट बन रही है देखिए, ये खूब सारी जो ट्यूब्स हैं, ये सारी ट्यूब्स क्या हैं, मेमोरी टिब्यूल। और मेमोरी टिब्यूल ज्वाइन करके, इन सब के मेमोरी टिब्यूल ज्वाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये और ये तीनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, जो एक डक्ट बन रही है, दिस इज मेमोरी डक्ट। सो दिस इज व्हाट, मेमोरी डक्ट। ये तो हम एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसमें भी सेम होगा। एल्विलाई है, एल्विलाई मेमोरी टिब्यूल में जा रही हैं आगे, और मेमोरी टिब्यूल किस में जा रहा है आगे, एक कॉमन डक्ट में सारे मेमोरी टिब्यूल्स जा रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं मेमोरी डक्ट। नाउ सबकी मेमोरी डक्ट, द ईच मेमोरी डक्ट इज जॉइंट टू फॉर्म मेमोरी एम्प्यूला। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना वो मेमोरी एम्प्यूला। ऐसे ही दो अलग एल्विलाई का एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये दो क्या हो गए, मेमोरी एम्प्यूला। तो ये क्या है, मेमोरी एम्प्यूला। एंड दिस मेमोरी एम्प्यूला इज गोइंग टू और इज कनेक्टेड टू अ कॉमन डक्ट दैट इज लेक्टिफेरस डक्ट। अब एक बड़ी डक्ट बनेगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेक्टिफेरस डक्ट। ये चीज़ ध्यान रखेगा। तो ये कनेक्शन पूरा कैसे है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पीछे से चलें, एल्विलाई। एल्विलाई के अंदर एल्व्यूलर सेल्स हैं, और इनको हम लोग मेमोरी लोब्स भी बोल सकते हैं, एल्विलाई को, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज में इनको मेमोरी लोब्स भी बोलते हैं। द टेक्निकल नेम इज एल्विलाई, एंड द एल्विलाई ऑफ द सेल्स ऑफ दीज एल्विलाई आर गोइंग टू सिक्रीट द मिल्क, है ना। ये जो सेल्स हैं वो मिल्क रिलीज करती हैं, सिक्रेट करती हैं, एंड मिल्क ओनली इन अ स्पेसिफिक फेज दैट इज एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के एंड होते ही फॉर द 1 to 2 years ये जो मिल्क होता है, 1 to half years ये मिल्क सिक्रेशन होता है, और 2 years तक भी ये हो सकता है, ठीक है। एंड ये जो मिल्क, ये जो पूरा सिस्टम होता है, ये एक हार्मोनल कंट्रोल से चलता है। विल ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस दैट। उससे पहले तो ये एल्विलाई हो गई। खूब सारी एल्विलाई जो है वो अपनी अपनी डक्ट्स से आगे जाती हैं, अपनी अपनी डक्ट्स फॉर्म करती हैं। उन डक्ट्स को बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल। और ये जो मेमोरी टिब्यूल हैं, दे आर गोइंग टू कनेक्ट इन अ सिंगल ट्यूब। एक ट्यूब के अंदर कनेक्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। और खूब सारी मेमोरी डक्ट, ये भी मेमोरी डक्ट है, ठीक है। तो ये और ये भी मेमोरी डक्ट है। ये खूब सारी मेमोरी डक्ट एक जगह आकर के, ठीक है, ये भी मेमोरी डक्ट है, ये भी मेमोरी डक्ट है, ये भी मेमोरी डक्ट है, और ये भी मेमोरी डक्ट है। तो ये एक जगह आके ओपन होती हैं एक ट्यूब के अंदर, लाइक एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब ये है, और इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्प्यूला। और जो खूब सारे 2 से 3 जो भी मेमोरी एम्प्यूला बनते हैं वो ओपन होते हैं एक कॉमन डक्ट में, दैट इज लेक्टिफेरस डक्ट। दिस इज lactiferous duct, and this lactiferous duct is going to conduct the secretion of milk. यहीं से ही मिल्क सीक्रेशन होता है। एल्विलाई सेल्स जो होती है मिल्क बनाती है, और एल्विलाई के अंदर ही मिल्क, ध्यान रखना, स्टोर हो जाता है। एंड देन फिर एक हार्मोनल सिग्नल चलता है पूरा। जैसे ही ये देखिए प्रेगनेंसी में क्यों होता है, बिकॉज प्रेगनेंसी के एंड तक पूरा मिल्क फॉर्मेशन हो चुका है, बट मिल्क इजेक्शन इतना इजी नहीं होता। मिल्क इजेक्शन में क्या होता है, जब जो बेबी होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग होता है, जब ही और शी इज़ गोइंग टू सक दिस स्ट्रक्चर, जैसे ही वो यहाँ पे एक बल्ज आउट स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द निप्पल। क्या बोलते हैं हम उसको, निप्पल। दिस इज द
आउटग्रोथ और द स्ट्रक्चर विच इज स्लाइटली स्वलन स्ट्रक्चर, है ना, जिसके अंदर से लैक्टिफेरस डक्ट बाहर ओपन होगी। एंड यहाँ पे भी खूब सारे ध्यान रखिएगा ग्लैंड्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो जनरली इस एरिया को मॉइस्चराइज रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो एरिया होता है वो स्लाइटली पिगमेंटेड होता है, जो निप्पल के साइड वाला एरिया होता है वो स्लाइटली पिगमेंटेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोला। द स्लाइटली पिगमेंटेड एरिया इज नॉन एज एरुला, ठीक है, एरुला। एंड ये जो एरुला होता है ये ब्राउन और डीप पिंक कलर का पिगमेंटेड एरिया होता है विच जनरली सराउंड्स दिस निप्पल। एंड इसके अंदर ये पूरा क्या होता है फिर स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, आप ध्यान रखिएगा, विच यूज टू मॉइस्चराइज दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को मॉइस्चराइज करके रखती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया ऑफ द फीमेल मेमोरी ग्लैंड। दीज आर दी फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स, जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। नाउ in case of males also, they are also having mammary gland, but in them the mammary glands are rudimentary. That means the mammary gland of the males are non-functional, as in they are not going to produce the milk, so the mammary glands are non-functional in them, है ना। उसके अलावा they are having the nipples also, उनका enlargement नहीं होता ये breast का। और अच्छा, हम इसको common term में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको ब्रेस्ट बोलते हैं, और जो अंदर वाला ये है एक्चुअल में तो मेमोरी ग्लैंड, बस इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं। दिस होल स्ट्रक्चर इज ब्रेस्ट, ठीक है। द कंप्लीट दिस टू स्वलन स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच साइड, दे आर कॉमनली टर्म्ड एज ब्रेस्ट। और ब्रेस्ट के अंदर ही हमारा क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, एंड दी ऑल द कनेक्शन ऑफ दिस ट्यूब्यूलरी, जो आपकी ट्यूब्स होती हैं इनका कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है आपके सीक्वेंस पे कि सीक्वेंस बताइए, एल्वेलाई के बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या, ये कंप्लीट सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है। तो रिमेंबर ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। एंड ये पिगमेंटेड एरिया भी जनरली नंबर में 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक जो नर्सिंग विमेन होती है, वो विमेन जो जनरली क्या कर रही है, फीड करती है अपनी बेबी को आफ्टर प्रेगनेंसी, उसके अंदर डेली 1 to 2 लीटर पर डे मिल्क इजेक्शन होता है, मिल्क रिलीज होता है। मिल्क कितना, 1 to 2 लीटर डेली फॉर्म होता है, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर। अब ये जो मिल्क फॉर्मेशन एंड इजैक्यूलेशन है ना, ये पूरा एक हार्मोनल सिस्टम से कंट्रोल होता है। सबसे पहले बात करें तो ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, ट्यूब्यूलर ग्रोथ। ये जो ट्यूब्स होती हैं, ये जो एल्वेलाई होते हैं, इनका जो पूरा ग्रोथ का काम है वो किसका, ईस्ट्रोजन का है। सो इफ आई आस्क द क्वेश्चन which hormone is going to regulate or maintain the size, or we can say shape of this alveoli, which hormone is going to form this alveoli को फॉर्म करने वाला ग्लैंड कौन सा होगा, सॉरी हार्मोन कौन सा होगा एल्वेलाई ग्लैंड को फॉर्म करने के लिए। तो आपको क्या बोलना है, हमेशा ईस्ट्रोजन बोलना है। OES भी लिख सकते हैं, O से भी और E से भी, दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थिंग इज प्रोजेस्टेरॉन, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो एल्वेलर ग्रोथ करता है, ठीक है। ये जो आपका पूरा टिब्यूल वाला जो ग्रोथ है ये तो किसने कर दिया, ईस्ट्रोजन ने कर दिया, और प्रोजेस्टेरॉन ने क्या कर दिया, पूरा एल्वेलर ग्रोथ कर दिया। इसके अलावा प्रोलैक्टिन जो होता है ये मिल्क के लिए ही है, ध्यान रखिएगा। मिल्क सिंथेसिस का काम जो होता है वो ये करता है। पहले पूरा मशीनरी किससे बनवा दी, इन दोनों ने, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ने। प्रोलैक्टिन ने क्या किया, मिल्क का सिंथेसिस करवाया, एंड ऑक्सीटॉक्सिन क्या करेगा, मिल्क इजेक्शन करवाएगा। और मिल्क इजेक्शन जो होता है वो एक जो बेबी सकलिंग प्रोसेस करता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। विदाउट सकलिंग प्रोसेस ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन भी कुछ नहीं कर सकता। एक बार सकलिंग प्रोसेस होगा, व्हेन द बेबी इज गोइंग टू सक द निप्पल, देन क्या होगा, ऑक्सीटॉक्सिन एक्टिव होगा और ये सिक्रीट करवाएगा मिल्क को।
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन के लिए। जनरली नहीं है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है हर फीमेल के अंदर 1 to 2 लीटर मिल्क की डेली फॉर्म हो। इस मिल्क फॉर्मेशन के लिए एक बिहेवियर फंक्शन भी बहुत ज़रूरी है। एक बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एक अगर फीमेल अपने बेबी से बहुत ज़्यादा अटैच होती है, बिकॉज उसने उसको बर्थ दिया है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, अपनी बेबी के लिए अगर वो बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रही है, बिहेवियर चेंजेस दिखा रही है अपने अंदर, तो मिल्क फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। एंड इफ शी इज़ लाइक, ऐसा होता नहीं है कोई भी फीमेल अपनी बेबी को प्यार ना करे या फिर उसके लिए अट्रैक्शन शो ना करे, ऐसा होता नहीं है। जनरली ऑल द फीमेल्स आर गोइंग टू शो द अट्रैक्शन टूवर्ड्स देयर बेबी, बट इन सम केसेस नहीं होता है, तो फिर ये मिल्क फॉर्मेशन का प्रोसेस भी बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता, बहुत कम मिल्क फॉर्म होता है, बिकॉज वो जो अट्रैक्शन वाला बिहेवियर है वो होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो अट्रैक्शन वाला बिहेवियर नहीं होता तो दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू सिक्रीट द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मिल्क। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ईस्ट्रोजन क्या करेगा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं विच हार्मोन इज गोइंग टू फॉर्म द ट्यूबुलर पार्ट्स इन द मेमरी ग्लैंड, then the answer is estrogen. Which hormone is going to form the alveoli of the mammary gland? The answer is progesterone. Which hormone is going to form the milk? The answer is prolactin. Which hormone is going to actually ejaculate the milk or secrete the milk? The answer is oxytocin. So you have to रिमेंबर दीज ऑल हॉर्मोन्स। ध्यान रखिए, ये तो आप बिल्कुल रट लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है, मैं पहले ही बता रही हूँ। ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेनी है। और इसका सीक्वेंस कि किसके बाद क्या आता है, एल्वेलाई के बाद क्या आएगा, एल्वेलाई के बाद आपका मेमोरी ट्यूब्यूल है, मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद आपका मेमोरी डक्ट है, खूब सारी मेमोरी डक्ट ज्वाइन होके मेमोरी एम्प्यूला बनाती हैं, मेमोरी एम्प्यूला ज्वाइन होके क्या बना रहे हैं आपका लेक्टिफेरस डक्ट, एंड लेक्टिफेरस डक्ट ओपन होती है आपका निप्पल में। तो ये 4 नेम याद रखने हैं, 5 नेम एल्वेलाई हो गया, इसके अलावा 4 डक्ट्स हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्प्यूला और लेक्टिफेरस डक्ट। 4 ही डक्ट आपको याद रखनी है। इनका कनेक्शन किसके बाद क्या आएगा, सीक्वेंस वाइज आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, ऐसे ही मेल के अंदर भी, मेल के अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके अंदर आपको चीज़ें आपके टेस्टिस हैं कैसे कैसे डक्ट होके जाती हैं सारा याद रखना है। टेस्टिस होता है, देन टेस्टिस के अंदर खूब सारे आपके क्या होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म रेटे टेस्टिस, देन आपका ये जो आपका पूरा सीक्वेंस है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सीक्वेंस से क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ही केस में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन देखे गए हैं, नीट क्वेश्चंस, तो आपके ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, है ना। क्वेश्चंस जनरली सॉल्व कीजिए, मैं बोलती हूँ आपको डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कीजिए, जितना आप पढ़ रहे हैं उसके, इससे आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप फेस करते हो। आपने सोचा था ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, बिकॉज ये थ्योरेटिकल पार्ट तो है नहीं ना, थ्योरेटिकल पार्ट तो आपका बोर्ड में आएगा। सो फॉर द बोर्ड पर्पस आप क्या कीजिए, और जो आपकी बुक्स आती हैं उसमें बैक ईयर के क्वेश्चंस होते हैं फॉर दी बोर्ड प्रिपरेशन, तो आप उसको सॉल्व कीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाता है, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में कैसे होते हैं, 4 में कैसे होते हैं, 2 में कैसे होते हैं। तो ये चीज़ आपके बार बार क्वेश्चन करने से ही आपको एक्सपीरियंस होगा। एंड साथ के साथ अभी टाइम है तो आप नीट के लिए भी प्रिपरेशन करते चलिए, बिकॉज नीट के लिए कुछ अलग सा हमारे पास कुछ ऐसा वो नहीं है कि बहुत अलग सिलेबस है, यही सारा सिलेबस है। बात यह है पढ़ने का तरीका अलग है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है कि चीज़ें कहाँ से पूछी जाएंगी। आपको रटना नहीं होता कि आप रटने में बैठे हो, अच्छा प्रोसेस रटते हो, तो प्रोसेस तो पूछ ही नहीं सकते ना कभी भी, बिकॉज वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बट प्रोसेस के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस चीज़ से क्या बनता है, कौन सी चीज़ किसको फॉर्म करती है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। फिर बहुत दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, बोर्ड एकदम अलग है और आपका नीट लेवल अलग है। फिर हम बोलते हैं नीट के लिए अलग से प्रिपरेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करने की ज़रूरत होता, बट डेली बेसिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द केस ऑफ फीमेल्स। नाउ विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल, सी होता क्या है, हाइपोथैलेमस है, वी आर हैविंग, जो सबसे मेन ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस रिलीज करती है सेम मेल की तरह, ध्यान रखिएगा, GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करके क्या रिलीज करवाता है, गोनेडोट्रोपिन। ये क्या है, गोनेडोट्रोपिन। एंड गोनेडोट्रोपिन्स क्या होते हैं, LH एंड FSH। एंड LH और FSH, LH को मेल के केस में और क्या बोलते थे, ICSH, बट ध्यान रखिएगा फीमेल के केस में सिर्फ इसको LH ही बोलेंगे, ICSH नहीं बोल सकते, बिकॉज ICSH स्टैंड्स फॉर इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बट यहाँ पे ये इंटरस्टिशियल सेल पे वर्क नहीं करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग द ओनली वन नेम, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और तो ये दो हार्मोन रिलीज करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH, एंड दोनों के दोनों किस पे वर्क करेंगे, ओवरी पे। ओवरी जो है इट इज गोइंग टू रिलीज ईस्ट्रोजन, ये क्या रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन। और ये जो ईस्ट्रोजन ये नहीं रिलीज करता, एक फॉलिकल होता है ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है वो रिलीज करता है दिस ईस्ट्रोजन, ठीक है। एंड ये जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों चीजें रिलीज होती हैं यहाँ पे ओवरी के अंदर। ईस्ट्रोजन तो ग्रेफियन फॉलिकल रिलीज करती है, थीका इंटरना विल डिस्कस द लेयर्स ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल, देन विल गोइंग टू डिस्कस कि कैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, ओवरी क्या रिलीज करती है, ओवरी के अंदर दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नाउ ये जो ईस्ट्रोजन होता है इसका फंक्शन होता है एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट, ये एंडोमेट्रियम को डेवलप करता है, ओके। देन आपका जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो डेवलप करता है आपके सिक्रीटरी, मतलब इसका जो काम होता है वो होता है इट्स नेचर इज टू सिक्रीटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम। दोनों के दोनों एंडोमेट्रियम पे वर्क करते हैं, ठीक है। और भी इनका वर्क होता है, मेन वर्क एंडोमेट्रियम पे होता है। एंडोमेट्रियम का जो डेवलपमेंट है वो तो कौन करता है, ईस्ट्रोजन। और जो एंडोमेट्रियम का सिक्रीटरी नेचर है उसको सिक्रीट करवाने का जो काम करता है वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है। और ये दोनों के दोनों जो होते हैं यूट्रस पे वर्क करते हैं, बिकॉज ये दोनों चीजें यूट्रस के अंदर हैं, तो अल्टीमेटली इनके फंक्शन ये हो गए, यूट्रस के अंदर ही होती है एंडोमेट्रियम लेयर। तो दोनों के दोनों ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन किस पे एक्ट करते हैं, ये सिर्फ ओवरी की बात बता रही हूँ, पूरी बॉडी पे तो वर्क करते ही हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, बट ये यूट्रस के अंदर एक्ट करते हैं किसके ऊपर, एंडोमेट्रियम लेयर के ऊपर। एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट तो कौन करता है, ईस्टेरोजन। एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की सिक्रीटरी नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पूरा हार्मोनल कंट्रोल एज लाइक मेल की तरह ही है, बट मेल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ तक चीजें LH एंड FSH रिलीज होती हैं और वो दोनों आगे आगे क्या करती हैं, अपना अपना वर्क करती हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस। एक बार वापस से देखते हैं, हाइपोथैलेमस मेन ग्लैंड है, क्या रिलीज करेगा, GnRH, दैट इज अ हार्मोन, gonadotropin releasing hormone. This gonadotropin releasing hormone is going to act on pituitary and the anterior part of the pituitary. Specifically किस पे act करेगा, anterior part of the pituitary. This anterior part of the pituitary will going to secrete, जैसे इसको सिग्नल मिलेगा GnRH आया है, मतलब मेरा काम क्या है, अब मैं फटाफट से सिक्रीट कर देता हूँ LH एंड FSH। जैसे ही LH FSH रिलीज होते हैं, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये दोनों वर्क करते हैं ओवरी पे, और ओवरी जो है वो रिलीज करती है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मतलब FSH एंड LH का जो सीक्रेशन है वो, LH और FSH का जो सीक्रेशन है वो किसके रेगुलेशन के लिए, इट इज गोइंग टू रेगुलेट द सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। The secretion of LH and FSH going to regulate the secretion of estrogen and progesterone in the ovary. And ये जो estrogen and progesterone होते हैं, they are going to affect the uterus prominently and mainly the endometrium layer of the uterus. यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर को अफेक्ट करेंगे। एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट जो होता है वो ईस्ट्रोजन करवाएगा, और इसको इसका जो सिक्रेटरी फंक्शन है, सिक्रेटरी जो नेचर है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी ये हार्मोन ज़्यादा होते हैं, इंक्रीज अमाउंट में होता है, मैंने बोला पॉजिटिव काम हो गया, बट हमेशा चीज़ें रिलीज नहीं करनी है, हमेशा प्रोजेस्टेरॉन नहीं रखना, हमेशा ईस्ट्रोजन नहीं रखना, तो उसके लिए एक नेगेटिव फीडबैक चलता है। एक बार चीज़ें बहुत ज़्यादा बन गई तब उनको वापस से भी कम करना है बॉडी के अंदर। सो फॉर दैट पर्पस सबसे पहले क्या होता है, जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है उसका जो हाई लेवल है वो हमेशा ध्यान रखिएगा इनहिबिट करता है, इट इज़ गोइंग टू इनहिबिट
LH एंड FSH सीक्रेशन। तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव वाला लूप चल रहा है, तो ये किसको इनिबिट करेगा, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस GnR नहीं सिक्रीट करेगा, तो ब्लड के अंदर जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का और ईस्ट्रोजन का लेवल हाई देखा, हाइपोथैलेमस को पता चलेगा भैया GnRH बनाना रोक दो, मतलब GnRH को सेंड करना रोक दो। अब GnRH पिट्यूटरी के पास नहीं जाएगा तो वो LH एंड FSH भी रिलीज नहीं करेगी। तो इस तरीके से नेगेटिव फीडबैक चलता है कि एक टाइम के लिए जब बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बन जाता है तो कैसे उसको रेगुलेट करना है। नेक्स्ट थिंग, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये मतलब ये दोनों भी साथ में वर्क करते हैं आपके हाइपोथैलेमस पे। इसके अलावा ईस्ट्रोजन अकेला भी हाइपोथैलेमस से क्या करता है, रेगुलेट, हाइपोथैलेमस की सीक्रेशन को रेगुलेट करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नेगेटिव फीडबैक इज मस्ट। और एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो पॉजिटिव फीडबैक होता है जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा आपका LH रिलीज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं LH सर्ज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जो एक मेंस्ट्रुअल पीरियड में आप लोग देखोगे एक पीक टाइम होता है जब ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन कब होगा, जब LH बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, उसको बोलते हैं LH सर्ज। क्या बोलते हैं उसको, LH सर्ज। तो ध्यान रखिएगा, LH पॉजिटिव फीडबैक के टाइम पे जैसे हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड LH एंड FSH रिलीज करेगा, तब पिट्यूटरी ग्लैंड LH एंड FSH रिलीज करेगा, तो LH बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होगा ड्यूरिंग द पीक। ये जो पीक टाइम होगा एकदम बहुत ज़्यादा जब रिलीज होता है तो उसको एक पीक बोलते हैं LH की, है ना। एक हम लोग अगर इसको डायग्रामेटिकली ग्राफ वाइज शो करेंगे, जब हम लोग मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LH सर्ज। क्या बोलते हैं इसको, LH सर्ज। और ये सिर्फ पर्टिकुलरली किस टाइम पे होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे। सो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन द LH सीक्रेशन इज एट द पीक एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज टर्म्ड एज LH सर्ज। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो टिल हेयर वी हैड कंप्लीटेड। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से पॉजिटिव काम चलता है और फिर किस तरीके से नेगेटिव फीडबैक जाता है। तो ये दो चीज़ें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। पहला तो इसमें क्या पढ़ लिया है हम लोगों ने, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया है। यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस, उसमें आप सीक्वेंस याद रखना मेमोरी ग्लैंड में। इसके अलावा आप हॉर्मोन्स का फंक्शन बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। एंड देन वी हैड डिस्कस दिस कंप्लीट हार्मोनल स्ट्रक्चर, हार्मोनल पूरा जो फिनोमिना है, प्रोसेस है, वो हमने पढ़ा है। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद करनी है बिकॉज क्वेश्चन आ जाता है। ये चीज़ एक डायग्राम बनाने के बाद किसी न किसी ब्लैंक को ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर यहाँ डाल देते हैं नंबर A इज गोइंग टू रिलीज। क्या रिलीज करेगा, किसके ऊपर वर्क करेगा, क्वेश्चन आ जाता है। A नंबर डाल के इसको छोड़ देते हैं, इसका फंक्शन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे नंबर डाल के छोड़ देंगे, फंक्शन पूछ लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं नीट के अंदर, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो टिल हेयर वी हैड कंप्लीटेड आर, हम लोगों ने हमारा पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पढ़ लिया है अलॉन्ग विद आर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हॉर्मोन्स। मैंने बोला था फीमेल के अंदर जो हार्मोन होते हैं ना, उनका बहुत इम्पोर्टेंस होती है, और जो हार्मोन होते हैं उनका बहुत डाइवर्स इफेक्ट भी होता है बॉडी पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग इफेक्ट। सो वी आर गोइंग टू सी दैट हार्मोन्स, हम लोग हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल हेयर आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चीज़ को वापस से एक बार पढ़िए अच्छे तरीके से, ठीक है। अपनी कॉपी में इस चीज़ को नोट करिएगा एंड आप अपनी NCERT अच्छे से रीड कीजिए अलॉन्ग विद द डायग्राम्स। ध्यान रखिएगा, डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कहती हूँ। ओके, सो यहाँ तक हम आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।